हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल यूपी पीसीएस कैप्सूल में। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। आप सभी को पता है हम अपने इस चैनल के माध्यम से यूपी ट्रिपल एससी वन दरोगा की मुख्य परीक्षा के सिलेबस को कवर कर रहे हैं। उसी संबंध में हम ज्ञान मुद्रा पब्लिकेशन की जो बुक है जिसमें 12 प्रैक्टिस सेट है, इसके 4 प्रैक्टिस सेट्स को ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। तो अगर आपने अभी तक हमारा वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज हमारी प्लेलिस्ट में जाकर वन दरोगा स्टडी मटेरियल के नाम से उसमें जाकर आप इन सभी वीडियोस को देख सकते हैं। आज हम इसका प्रैक्टिस सेट 5 डिस्कस करेंगे जिसमें टोटल 100 प्रश्न है। इसके अलावा रेगुलर वन दरोगा के क्विज के लिए आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पर आपको डेली वन दरोगा से संबंधित प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जो कि यूपी पीसीएस वगैरह या आरओ में पूछे गए हैं और करंट अफेयर्स में जितने भी एनवायरमेंट के प्रश्न है वो वहां पर आपको क्विज फॉर्मेट में मिल जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। वनावरण में वृद्धि की दृष्टि से शीर्ष राज्य कौन सा है, तो किसमें सबसे ज्यादा वृद्धि हुई है। मैंने आपको इसकी ट्रिक भी बताई थी, अभी फिर से बता दूंगा। तो सबसे ज्यादा जो अगर हम इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट या वन स्थिति रिपोर्ट की बात करें 2021 की, उसके आधार पर आंध्र प्रदेश में सबसे ज्यादा फॉरेस्ट कवर में वृद्धि हुई है। तो इसकी जो ट्रिक है वो है एयर ट्रैफिक ऑफिसर, ATO। ठीक है, ए मतलब आंध्र प्रदेश, टी मतलब आपका तेलंगाना और ओ मतलब उड़ीसा। ठीक है, तो आंध्र प्रदेश की रैंक 1 है, दूसरी रैंक वनावरण में वृद्धि की दृष्टि से तेलंगाना की है और तीसरी रैंक आपकी उड़ीसा की है। तो एयर ट्रैफिक ऑफिसर के नाम से आप इसको याद कर सकते हैं। दूसरा, विश्व का सबसे बड़ा वानस्पतिक उद्यान कहां पर स्थित है, ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं। क्यों इंग्लैंड में, ऑप्शन ए। महासागरों में जल स्तर वृद्धि का क्या कारण है, तो महासागरों में जल स्तर वृद्धि का कारण आपका पता है ग्लोबल वार्मिंग है, जिसकी वजह से आपकी आइस शीट जो है या ग्लेशियर, ठीक है, आपके पिघल रहे हैं। तो यानी ध्रुवीय प्रदेश में बर्फ का पिघलना, ये इसका काफी बड़ा कारण है। फोर्थ देखते हैं, भारत में अति सघन वनों का सर्वाधिक क्षेत्र जिस राज्य में पाया जाता है। ठीक है, जो हमारी इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट है 2021 की, उसमें फॉरेस्ट को वेरी डेंस फॉरेस्ट, ठीक है, मॉडरेटली डेंस फॉरेस्ट, इसके आधार पर बांटा जाता है। तो सबसे ज्यादा डेंस फॉरेस्ट या सघन वन का जो क्षेत्रफल है वो अरुणाचल प्रदेश में देखने के लिए मिलता है, ऑप्शन ए। ये भी हम पहले टेस्ट जो प्रैक्टिस टेस्ट हमने किया है उसमें डिस्कस कर चुके हैं। पांचवा, निम्न में से कौन पानी और मिट्टी जैसे महत्वपूर्ण संसाधन नो की सुरक्षा और संरक्षण करते हैं, तो कौन करता है। पांचवा, वन आपके जो मिट्टी और पानी जैसे महत्वपूर्ण संसाधनों की रक्षा करते हैं, ऑप्शन ए। छठा, समानांतर फसल का एक उदाहरण क्या है, ये भी हम क्वेश्चन पहले ही प्रैक्टिस सेट्स में डिस्कस कर चुके हैं। तो समानांतर फसल का जो सबसे अच्छा उदाहरण है वो है गेहूं और सरसों, ऑप्शन बी। भारत में निम्नलिखित में से किस प्रकार का वन सर्वाधिक बृहत्तर क्षेत्र में पाया जाता है, यानी जो सबसे ज्यादा एरिया कवर करता है वो करते हैं ट्रॉपिकल मॉइस्ट डेसिडुअस फॉरेस्ट या आर्द्र पर्णपाती वन, ऑप्शन सी। ऑप्शन सी, उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन यानी ट्रॉपिकल मॉइस्ट डेसिडुअस फॉरेस्ट, जहां पर आपकी 100 से 200 सेंटीमीटर का एनुअल रेनफॉल आपको देखने के लिए मिलेगा। आठवां, वन दरोगा के कौन से कर्तव्य होते हैं, अवैध रूप से वृक्षों की कटाई को रोकना, घायल जानवरों और पक्षियों को स्थानांतरित करना, उपयुक्त स्थानों पर सूचनात्मक साइन बोर्ड और चेतावनी की तख्तियां लगाना। तो इसमें से जो स्टेटमेंट आपके दिए हुए हैं उनमें से सारे ही वन दरोगा के कर्तव्य होते हैं, ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से कहां सदाबहार वन पाए जाते हैं या एवरग्रीन फॉरेस्ट पाए जाते हैं, तो हमारे इंडियन मेनलैंड के पश्चिमी घाट या वेस्टर्न घाट में सदाबहार वन पाए जाते हैं। कुछ आपको नॉर्थ ईस्ट में भी देखने के लिए मिलेंगे। इसके अलावा अंडमान निकोबार के द्वीप समूह में भी हमें सदाबहार वन देखने के लिए मिलते हैं। पेरियार गेम अभ्यारण्य या पेरियार सेंचुरी किस लिए फेमस है, तो ये जंगली हाथियों के लिए फेमस है, ऑप्शन डी। वृक्षारोपण कार्यक्रम में क्या होता है, सड़कों के किनारे वृक्षारोपण करना, नहरों के किनारे वृक्षारोपण करना, रेल मार्गों के किनारे वृक्षारोपण करना। तो देखिए इन सभी क्षेत्रों पर वृक्षारोपण करना वृक्षारोपण प्रोग्राम या आपका प्लांटेशन या फिर हम कह सकते हैं अफॉरेस्टेशन प्रोग्राम के अंतर्गत आता है, इसका होगा डी। 12वां देखते हैं, वायु जल भूमि वनस्पति पेड़ पौधे पशु मानव सब मिलकर क्या बनाते हैं, तो ये सब मिलकर पर्यावरण का निर्माण करते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र के संघटक क्या है, वैसे तो देखिए बायोटिक और अबायोटिक कंपोनेंट होते हैं, लेकिन यहाँ पर अकार्बनिक, कार्बनिक और भौतिक रूप में दिए हैं, तो तीनों ही इसके कंपोनेंट होते हैं। तो ऑप्शन डी यहाँ पर सही उत्तर होगा। 14वां देखते हैं, भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण के कितने क्षेत्र हैं, तो भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण के 4 क्षेत्र हैं, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। ठीक है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, इसमें भारत को 4 क्षेत्रों में बांटा जाता है और इसके जो बेसिकली हेडक्वार्टर है वो चारों क्षेत्रों में स्थित है। 15वां, भारत द्वारा तैयार
तीसरे राष्ट्रीय वन्यजीव एक्शन प्लान 2017 से 2031 का मसौदा किसकी अध्यक्षता में तैयार किया गया? काफी इंपॉर्टेंट है, तो ये जेसी काला सर की अध्यक्षता में तैयार किया गया था। जो मेरे नोट्स हैं पीडीएफ के नेशनल वाइल्ड लाइफ एक्शन प्लान के, उसमें ये पॉइंट मैंने बोल्ड करके डाला हुआ है, जेसी काला सर वाला, तो आप इसको मेरे पीडीएफ से डाउनलोड कर सकते हैं, जो हमारे टेलीग्राम ग्रुप में आपको मिल जाएगा। 16वां, उपयोग की दृष्टि से वन उपज को किन प्रकारों में वर्गीकृत किया जा सकता है? पहला इमारती लकड़ी, दूसरा गैर इमारती लकड़ी, और तीसरा गौण खनिज आपका एक तरह से माइनर मिनरल। तो तीनों ही रूप में इसको विभाजित किया जा सकता है, ऑप्शन डी। 17वां देखते हैं, मानव वन्यजीव संघर्ष का मुख्य कारण क्या है? शहरीकरण, वन्यजीव जनित संक्रमण, बढ़ती मानव जनसंख्या। तो अगर हम देखें तो इसके जो कारण है वो तीनों ही हैं, ऑप्शन डी, यानी वन्यजीव जनित संक्रमण, शहरीकरण और बढ़ती मानव जनसंख्या, जिसकी वजह से आपको जंगलों का कटाव करना पड़ता है, क्योंकि आपको रहने के लिए, मनुष्य के रहने के लिए बस्तियां बनानी पड़ती हैं और जगह जो होती है वो हमेशा सीमित होती है, इसलिए वनों का कटाव इसके लिए किया जाता है, जिसकी वजह से मानव और वन्यजीव संघर्ष की घटनाएं भारत में बढ़ने के लिए देखी जा रही हैं। 18वां देखते हैं, संकटपूर्ण वन्यजीव पर्यावास की परिभाषा वन अधिनियम 2006 में समाविष्ट है। भारत में पहली बार बैगा जनजाति को पर्यावास का अधिकार दिया गया है। केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत के किसी भी भाग में विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों के लिए पर्यावास अधिकार पर आधिकारिक रूप से निर्णय लेता है तथा इसकी घोषणा करता है। तो 18वें का अगर हम देखें, इसके अनुसार केवल 1 और 2 स्टेटमेंट इसमें सही है। मैंने आपको बताया था, ये हम पहले भी देख चुके हैं। जो मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स होती है या जनजातीय कार्यों का जो मंत्रालय होता है, वो इसकी बात करता है, ना कि पर्यावरण मंत्रालय। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स। तो इसमें केवल 2 स्टेटमेंट सही है, तीसरा स्टेटमेंट गलत है। राष्ट्रीय वन्यजीव कार्य योजना का उद्देश्य निम्न में से कौन सा है? तो तीसरी कार्य योजना की बात कर रहा है, जिसका हमारा जो टेन्योर है वो है 2017 से 2031 तक। किसकी अध्यक्षता में? जेसी काला जी की अध्यक्षता में। पहला है इसका जो 2 उद्देश्य मैं आपको पहले भी बता चुका हूं। पहला क्या था? जो आपकी दूसरी वन्यजीव कार्य योजना थी 2012 से 2016 तक, उसकी समीक्षा करना। इसके अलावा जो आने वाले साल हैं 2017 से 2031 तक, उसमें आपका क्या रोड मैप रहने वाला है वन्यजीव संरक्षण के लिए, उसकी बात करना। तो ऑप्शन सी इसमें बिल्कुल ठीक होगा, ए और बी दोनों। राष्ट्रीय कृषि वानिकी अनुसंधान केंद्र, ठीक है, एग्रो फॉरेस्ट्री रिसर्च इंस्टीट्यूट आपका कहां पर स्थित है? तो ये आपका जो एग्रो फॉरेस्ट्री रिसर्च इंस्टीट्यूट है, ये उत्तर प्रदेश के झांसी में स्थित है, ऑप्शन बी। 21वां देखते हैं, पारिस्थितिकी संक्रमण अवधारणा का सर्वप्रथम प्रयोग किया गया है 21वें का। इसका सर्वप्रथम प्रयोग बेनेट द्वारा किया गया है, ऑप्शन बी, बेनेट द्वारा। 22वां देखते हैं, भारत में प्रोजेक्ट एलिफेंट कब प्रारंभ किया गया? तो प्रोजेक्ट एलिफेंट सभी को पता है सन 1992 में प्रारंभ किया गया था। प्रोजेक्ट टाइगर आपका 1973 में, प्रोजेक्ट हंगुल या कश्मीरी स्टैग 1970 में। ठीक है, ये सब चीजें आप सारे सन याद रखिएगा। लोनी और क्षारीय मृदा का भारत में एक और क्या नाम है? तो लोनी और क्षारीय मृदा का भारत में अगर हम देखें 23वें का कल्लर, कल्लर इसका एक और नाम है, ऑप्शन सी। 24वां देखते हैं, पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या होता है? तो ऊर्जा का मुख्य स्रोत सौर विकिरण या सूर्य का प्रकाश होता है, ऑप्शन बी। पाखल अभ्यारण्य कहां पर अवस्थित है? देखिए नया प्रश्न है, नया अभ्यारण्य है। मैंने अभी थोड़ी देर पहले एक और अभ्यारण्य डाला था, एक तो करनाला, ठीक है, करनाला बर्ड सेंचुरी मैंने डाली है क्विज में। करनाला बर्ड सेंचुरी आपके महाराष्ट्र में स्थित है, क्योंकि वहां पर अभी हाल ही में पक्षियों की गणना की गई थी और 187 वहां पर प्रजातियां देखने के लिए मिली हैं। तो करनाला आपका महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले में स्थित है। पाखल अभ्यारण्य की बात करें तो ये आंध्र प्रदेश में स्थित है, ऑप्शन डी। आगे देखते हैं, ह्रास स्थलीय पारितंत्र में संख्या पिरामिड बनता है, तो संख्या जो पिरामिड ऑफ नंबर्स है वो कैसा बनता है? वो आपका हमेशा सीधा बनेगा, ऑप्शन ए। 27वां, 50 माइक्रोमीटर से कम व्यास के कणिकीय पदार्थों को पृथक करने के लिए बैक फिल्टर लगाए जाते हैं। ठीक है, 50 माइक्रोमीटर से बड़े आकार वाले कणिकीय पदार्थों को पृथक करने के लिए साइक्लोन सेपरेटर व बेड स्क्रैबर का प्रयोग किया जाता है। 1 माइक्रोमीटर से लघु आकार वाले कणिकीय पदार्थों को पृथक करने हेतु इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर का प्रयोग किया जाता है। वेट स्क्रबर विधि में धुएं को जल से होकर गुजरना पड़ता है, जिससे ठोस कणिकीय पदार्थ जल के भीतर ही बैठ जाए व गैस बाहर निकल जाए। तो इसमें कौन से स्टेटमेंट आपके ठीक है? चारों स्टेटमेंट आपके इसमें बिल्कुल ठीक है। तो सही उत्तर इसमें आपका क्या होगा? ऑप्शन सी। सलीम अली पक्षी विज्ञान व प्राकृतिक इतिहास केंद्र कहां पर स्थित है? सलीम अली भारत के बहुत फेमस पक्षी विज्ञानी रहे हैं और ये मैं आपको बता चुका हूं, तमिलनाडु के कोयम्बटूर में सेंटर स्थित है। ये प्रश्न घुमाकर पूछता है, आपसे पूछता है सलीम अली पार्क कहां पर स्थित है?
ठीक है, सलीम अली पार्क, तो ये आपके जम्मू कश्मीर में स्थित है। इसको सिटी फॉरेस्ट के नाम से भी जाना जाता है। 29वां, देश का पहला कृषि आधारित सोलर पावर प्लांट है। कहां पर? राजस्थान के जयपुर में। इसकी स्थापना पीएम कुसुम योजना के अंतर्गत हुई। कुसुम आपका सभी ने सुना होगा, कृषि ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान इसकी फुल फॉर्म है। इसमें सोलर आधारित किसानों को सोलर पंप वगैरह देने के लिए इसमें बात की गई थी। ठीक है, तो कृषि ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान, इसके तहत इसकी स्थापना हुई। हर वर्ष लगभग 17 लाख यूनिट बिजली का उत्पादन करेगा यह हर वर्ष। तो 29वें का अगर हम देखें तो 29वें के तीनों ही स्टेटमेंट इसके बिल्कुल ठीक है, ऑप्शन डी। 30वां, ISER यानी इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट, FR होगा ये, इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2019 के अनुसार देश में कुल मैंग्रोव कवर की स्थिति है। देखिए 2019 की बात कर रहा है, तो 2019 के बाद अब बात अगर हम करें, ठीक है, तो 2019 में जो मैंग्रोव कवर था वो 4975 था। ठीक है, 4975, ऑप्शन डी। 31वां, तापीय प्रदूषण के प्रमुख कारक हो सकते हैं। तापीय प्रदूषण आपका बेसिकली थर्मल पॉल्यूशन, इसके प्रमुख कारक क्या हो सकते हैं? आपका औद्योगिक अपशिष्ट हो सकते हैं, परमाणु ऊर्जा संयंत्र हो सकते हैं, जंगल की आग हो सकती है, कोयला आधारित विद्युत संयंत्र। इसमें से इसके क्या ऑप्शन आपके सही हो सकते हैं? तो इसमें देखिए जितने भी आपको इसमें मुख्य ऑप्शन दिए गए हैं वो इसके ऑप्शन आपके हो सकते हैं। औद्योगिक अपशिष्ट, परमाणु ऊर्जा संयंत्र, जंगल की आग, कोयला आधारित विद्युत संयंत्र। थर्मल पावर प्लांट काफी ज्यादा आपका इसमें रोल प्ले करते हैं, तो ये काफी इसका एक मुझे लगता है काफी ठीक ऑप्शन होगा। कार्बन क्रेडिट का दृष्टिकोण इनमें से किससे शुरू हुआ? तो कार्बन क्रेडिट आपको सभी को पता है 1997 में साइन किया गया था क्योटो प्रोटोकॉल। उसमें कार्बन ट्रेडिंग मैकेनिज्म या कार्बन क्रेडिट की बात की गई है। ऑप्शन ए इसका सही होगा। किसी समुदाय का समय के साथ भौतिक वातावरण में रूपांतरण क्या कहलाता है? इसका सही उत्तर होगा इकोलॉजिकल सक्सेशन या पारिस्थितिकी अनुक्रमण। ओजोन गैस है, ट्राई एटॉमिक गैस है, O3 के साइन से इसको दिखाया जाता है, और ये एक अनस्टेबल गैस है यानी अस्थिर गैस है। किस मिट्टी का निर्माण लावा द्वारा होता है? तो जो काली मिट्टी होती है जो कि हमारे दक्कन के पठार में पाई जाती है, उसका जो निर्माण है वो बसाल्ट लावा से होता है। 36वां, ऊर्जा पिरामिड या एनर्जी पिरामिड्स के संदर्भ में विचार करें। यह पारिस्थितिकी तंत्र के विभिन्न पोषण स्तरों के जीवों द्वारा उपयोग में लाई गई ऊर्जा के समस्त परिमाणों का बोध कराता है। संचित ऊर्जा प्रायः एक एकल भाग में एक निश्चित व निर्धारित समय में देखी जाती है। ऊर्जा पिरामिड सदैव सीधा नहीं बनता है, यह सदैव सीधा बनता है। तो ऊर्जा पिरामिड देखिए हमेशा सीधा बनेगा। सी स्टेटमेंट इसमें गलत होगा। ऊर्जा का जो पिरामिड होता है वो हमेशा सीधा बनता है, क्योंकि लिंडमान का जो 10% का नियम है उसके अनुसार अगर हम चले तो एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर में हमेशा ऊर्जा का ह्रास होता है, और केवल 10% एनर्जी ही आपके एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे ट्रॉफिक लेवल में जाती है। तो सी स्टेटमेंट तो इसमें बिल्कुल ठीक नहीं है। तो अगर हम देखें 36वें का, तो 36वें का जो सही होगा ए, बी और डी, ऑप्शन सी। वनों के महत्व का कारण है क्योंकि इन्हें ग्रीन गोल्ड के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इनकी इकोलॉजिकल वैल्यू काफी ज्यादा होती है। मरुस्थलीय राष्ट्रीय उद्यान कहां पर अवस्थित है? तो आपको पता है जो हमारा डिजर्ट नेशनल पार्क है वो राजस्थान में स्थित है, ऑप्शन बी। 39वां, समुद्री खरपतवार निम्न में से किसका महत्वपूर्ण स्रोत है? तो आपका सीवीड जो होती है, ठीक है, सीवीड, ये आपका किसका इंपॉर्टेंट स्रोत होती है? अगर हम बात करें गंधक का या सल्फर का, क्लोरीन का, ब्रोमीन का या आयोडीन का, तो ये बेसिकली आयोडीन का आपका इंपॉर्टेंट सोर्स है, ऑप्शन डी। जौनपुरी मक्का एवं देशी ज्वार व बाजरा को किस श्रेणी में रखा गया है? ये बेसिकली आपको पता है जो IUCN की श्रेणियां होती हैं, एक्सटिंक्ट हो गई, संकट या लीस्ट कंसर्न हो गई। इसमें से जौनपुरी मक्का को किस श्रेणी में रखा गया है? बेसिकली संकटग्रस्त की श्रेणी में या एंडेंजर्ड की श्रेणी में रखा गया है। देखिए एंडेंजर्ड काफी इंपॉर्टेंट है। टाइगर जो आता है वो भी आपका एंडेंजर्ड में आता है। जो लॉयन आता है, एशियाटिक लॉयन या एशियाई शेर, वो भी इसी में आते हैं। इसके अलावा अगर बात करें क्रिटिकली एंडेंजर्ड की, तो उसमें आती है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। तो ये कुछ मैंने आपको इंपॉर्टेंट बता दिए। अगला देखते हैं 41वां, स्टॉकहोम अभिसमय 2001 पर विचार करें। स्थायी कार्बनिक प्रदूषकों या परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट्स पर स्टॉकहोम अभिसमय वर्ष 2001 में हस्ताक्षरित हुआ। यह 2004 में लागू हुआ। इसका लक्ष्य स्थायी कार्बनिक प्रदूषकों के उत्पादन व प्रयोगों को समाप्त करना या कम करना है। इस सम्मेलन में डर्टी डजन के 12 प्रदूषकों में से 9 के प्रयोग को प्रतिबंधित व DDT के प्रयोग को सीमित कर दिया गया। तो 41वें की अगर हम बात करें तो 41वें में सारे स्टेटमेंट जो आपको बिल्कुल ठीक है, ऑप्शन डी। दिल्ली के किस सुल्तान ने एक पृथक कृषि विभाग की स्थापना की एवं फसल चक्र की योजना बनाई थी? तो एक पृथक कृषि विभाग जिसको
दीवान एक कोही के नाम से जाना जाता था, आपने सुना होगा। तो दीवान ए कोही के नाम से मोहम्मद बिन तुगलक ने इसकी स्थापना की थी। ऑप्शन डी। 43 कौन टाइगर स्टेट के नाम से जाना जाता है भारत में, या टाइगर राज्य के नाम से? तो मध्य प्रदेश, आप सभी को पता है इसको हम टाइगर स्टेट के नाम से जानते हैं। जो हमारी टाइगर सेंसस हुई थी 2018 में, उसमें 2967 टाइगर पाए गए थे और मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा आपको 526 टाइगर देखने के लिए मिलेंगे। फ्रिज से निकलने वाली गैस किससे संबंधित है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन से, जिसको मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में हमने खत्म करने की कोशिश की थी, क्योंकि ये एक ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस है, या ओजोन लेयर को ये प्रभावित करता है। 45वां देखते हैं, निम्न में से कौन सी गैस वायुमंडल में अम्लीय वर्षा या एसिड रेन के लिए उत्तरदायी है? तो मैं आपको बता चुका हूं, सॉक्स और नॉक्स, ठीक है, यानी ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर और ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन इसके लिए उत्तरदायी होते हैं। प्रश्न में आपको सल्फर डाइऑक्साइड देखने के लिए मिल जाएगा। ओजोन किस रंग की होती है? तो ये लाइट ब्लू कलर की गैस होती है, लाइट ब्लू, हल्की नीली। ऑप्शन डी। सभी को पता है ये समताप मंडल में या स्ट्रेटोस्फेयर में हमें देखने के लिए मिलती है। शैक या लाइकेन है, तो ये बेसिकली सिम्बायोटिक एसोसिएशनशिप में रहते हैं, सिम्बायोटिक एसोसिएशन में रहते हैं, और ये एक तरह से आपके सहजीवी हैं। ऑप्शन डी। ओडम ने पारिस्थितिकीय उत्पादकता को कितने स्तरों में बांटा था? तो अगर ईपी ओडम की बात करें तो इन्होंने पारिस्थितिकीय जो हमारा बेसिकली उत्पादकता है या इकोलॉजिकल प्रोडक्टिविटी है, इसको 3 स्तरों में बांटा था। ऑप्शन सी। 49वां देखते हैं, सीएनजी से क्या आशय है आपका? सीएनजी से है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। ऑप्शन बी। एलपीजी पूछ ले तो लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। सीबीजी पूछ ले आपसे अगर, तो कंप्रेस्ड बायो गैस, ठीक है। इकोलॉजिकल फुटप्रिंट की अवधारणा किसके द्वारा दी गई है? तो ये बेसिकली इकोलॉजिकल फुटप्रिंट की अवधारणा विलियम रीस और मैथियोस वॉकर नेगल के द्वारा मिलकर दी गई है। तो ऑप्शन डी इसमें सही होगा, विलियम रीस और मैथियोस वॉकर नेगल। वन्य जीव सप्ताह कब मनाया जाता है? यह आपका 2 से 8 अक्टूबर तक मनाया जाता है, और अगर हम बात करें वन महोत्सव की, तो वो जुलाई के फर्स्ट वीक में मनाया जाता है। वन्यजीव से ही अभी हाल ही में निकला है क्या? विश्व वन्यजीव दिवस, जो कि 3 मार्च को मनाया जाता है। इसके बारे में हम पूरी बात करेंगे। अभी 5 महीने, पूरे 6 महीने का करंट अफेयर्स का वीडियो आप लोगों के लिए मैं लेकर आ रहा हूं, जो कि इस मंथ के बिल्कुल लास्ट डे में हम पूरा डिस्कस करेंगे। उसमें काफी अच्छे आपको नवंबर से पूरे मार्च तक के करंट अफेयर्स हम वन लाइनर की फॉर्म में डिस्कस करेंगे, तो उस वीडियो को आप जरूर देखिएगा। मानसूनी वन किन वर्षा क्षेत्र में पाए जाते हैं? मानसूनी वन आपके 70 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर के क्षेत्र में पाए जाते हैं। ऑप्शन सी। लेड व पारा जैसे प्रदूषक अवस्था के आधार पर किस प्रकार के प्रदूषक हैं? तो लेड और पारा जो है ये आपके बेसिकली, अगर हम बात करें 53 की, तो ये आपके ठोस कणिकीय प्रदूषक है। ऑप्शन सी। भारत के किस राज्य के लोग अधिकांशतः नारियल तेल में पकी हुई मछलियां खाना पसंद करते हैं? तो गोवा क्षेत्र के लोग जो है वो मछलियों के तेल में फंसी पली हुई सब्जियां खाना पसंद करते हैं। टाइगर एक्शन 2008 नामक परियोजना का प्रारंभ निम्न में से कहां से हुआ था? तो ये मध्य प्रदेश के बांधवगढ़ नेशनल पार्क से हुआ था। दुधवा भी काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये उत्तर प्रदेश का एकमात्र नेशनल पार्क है। इसकी स्थापना 1977 में की गई है, और 1987 में इसे टाइगर रिजर्व का दर्जा भी दे दिया गया था। 56वां, निम्न में से कौन सी एजेंडा 21 की सही परिभाषा है? तो एजेंडा 21 जो है वो 21वीं सदी में पर्यावरण संरक्षण से संबंधित है। तो ऑप्शन सी। यह 21वीं सदी में विश्व पर्यावरण संरक्षण हेतु एक कार्य योजना है। ऑप्शन सी। 57वां, निम्न पर विचार करें और सही विकल्प या कूट का चयन करें। एजेंट ऑरेंज का वास्तविक नाम डेफोलिएंट है। यह अमेरिका की मॉन्सेटो और डाई केमिकल्स द्वारा बनाया गया जैविक रसायन है, बायोकेमिकल है। इसका प्रयोग पादप नाशक के रूप में भी किया जाता है, या हर्बिसाइड के रूप में किया जाता है। वियतनाम युद्ध में गोरिल्ला ठिकानों को नष्ट करने हेतु 1961 से 71 के मध्य अमेरिका में पादपों को नष्ट करने के लिए इस एजेंट ऑरेंज का उपयोग किया गया था। देखिए, आपसे सीधे भी पूछ सकता है कि एजेंट ऑरेंज एक्चुअल में क्या है? तो ये पादप नाशक है, या फिर एक आपसे ऑप्शन दे देगा ये जैविक रसायन है। तो इसको आप याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। अगर बात करें इसमें कौन कौन से स्टेटमेंट, जो 3 स्टेटमेंट इसमें दिए हैं, इसमें से कौन कौन से सही हैं? तो इसमें तीनों स्टेटमेंट आपके बिल्कुल ठीक है, तो इसका सही होगा ए। 58वां, मध्यमंडल या मीजोस्फीयर से क्या संबंधित है, या इसके संबंध में हमें बताना है कौन सा स्टेटमेंट आपके सही है। इसका विस्तार 50 किलोमीटर से 80 किलोमीटर के मध्य माना जाता है। मध्यमंडल में तापमान जैसे जैसे हम ऊंचाई की ओर बढ़ते हैं घटता जाता है। मध्यमंडल की सबसे ऊपरी सीमा जो सागरीय तल से लगभग 80 किलोमीटर की मानी जाती है, उसे मीजोपॉज कहते हैं। मीजोपॉज पर तापमान 80 डिग्री सेंटीग्रेड माना जाता है। तो 58वें का देखिए सारे ही स्टेटमेंट इसमें बिल्कुल ठीक दिए हुए हैं। ऑप्शन डी, सॉरी ऑप्शन
सी, माफ कीजिएगा, ऑप्शन सी। माइक्रोवेव का अच्छा अवशोषक है, तो माइक्रोवेव जो होती है इसका अच्छा अवशेष जो बेसिकली एब्जॉर्बर है वो क्या है, वाटर या पानी। आगे, कैरोटीन के निर्माण में सहायक तत्व क्या है, तो कैरोटीन के निर्माण में जो लाइट है, ठीक है, या प्रकाश है, वो आपका सहायक तत्व है, ऑप्शन डी। ये भी रिपीटेड प्रश्न किसी परीक्षा में पूछा गया है। 61वें की बात करें, रिवर फॉर लाइफ अभियान जो विश्व वन्यजीव कोष द्वारा संचालित हुआ था, यानी वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड द्वारा संचालित हुआ था, यह किससे संबंधित है, रिवर फॉर लाइफ, तो रिवर फॉर लाइफ ये आपका डॉल्फिन से संबंधित है, ऑप्शन सी। डॉल्फिन वैसे ही बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि भारत का ये राष्ट्रीय जलीय प्राणी है, इसको 2009 में नेशनल एक्वेटिक एनिमल ऑफ इंडिया घोषित किया गया है। नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज कहां पर स्थित है, तो ये नई दिल्ली में स्थित है, ऑप्शन ए। नई दिल्ली का एक क्विज मैंने आज और डाला था, क्या था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा अभी ग्लोबल मिलेट या श्री अन्न कॉन्फ्रेंस कहां पर लॉन्च की गई है, तो वो नई दिल्ली में ही लॉन्च की गई है। और ये वैसे ही बहुत फेमस है क्योंकि संयुक्त राष्ट्र द्वारा 2023 को अंतरराष्ट्रीय 2023 माफ कीजिएगा, अंतरराष्ट्रीय मोटे अनाज का वर्ष घोषित किया गया है। 63वां देखते हैं, अगर 63 हरिकेन का वैज्ञानिक मापन किया जाता है किसके द्वारा, तो हरिकेन जो होते हैं बेसिकली साफिर सिम्पसन स्केल के द्वारा नापे जाते हैं, साफिर सिम्पसन स्केल, ऑप्शन डी। 64वां देखते हैं, वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम या वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के द्वारा किसी व्यक्ति द्वारा विधि द्वारा किए गए कतिपय उपबंधों के अधीन होने के सिवाय निम्न में से कौन सा या कौन से प्राणी का शिकार नहीं किया जा सकता, घड़ियाल, भारतीय जंगली गधा या इंडियन वाइल्ड एस या जंगली भैंस। तो अगर हम देखें तो इनमें से किसी का भी शिकार आप नहीं कर सकते, इनको काफी अच्छा प्रोटेक्शन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में दिया हुआ है। अंटार्कटिक क्षेत्र में भारत का पहला अनुसंधान क्षेत्र कौन सा था, तो भारत का पहला अनुसंधान क्षेत्र था डीजी यानी दक्षिण गंगोत्री, ऑप्शन ए। 66वां, एजेंडा 21 को स्वीकृत किया गया था, तो एजेंडा 21 को कहां पर स्वीकृत किया गया था, जो प्रथम पृथ्वी सम्मेलन हुआ था 1992 में, कहां पर, रियो में, जो कि ब्राजील में स्थित है, वहां पर इसको स्वीकृत किया गया था। 66 का होगा ए। 67वां देखते हैं, टिकाऊ विकास या सतत विकास यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट की अवधारणा प्रस्तुत की गई थी, ये भी मैं आपको अपने टेलीग्राम कुछ में डाल चुका हूं। 1987 में एक रिपोर्ट आई थी 1987 में, आवर कॉमन फ्यूचर के नाम से, ठीक है, आवर कॉमन फ्यूचर के नाम से, जिसको आप ब्रंटलैंड कमीशन की रिपोर्ट के नाम से भी जानते हो, ऑप्शन ए। तो इसमें ब्रंटलैंड रिपोर्ट दिखे या आवर कॉमन फ्यूचर दिखे, यही इसके सही उत्तर होंगे, 67वें का ऑप्शन ए। 68वां देखते हैं, लवण जो जल का अवशोषण करता है क्या कहलाता है, तो जो जल लवण ऐसा जो जल का अवशोषण करता है वो हाइड्रोफिलिक कहलाता है, हाइड्रोफिलिक, ऑप्शन सी में है। 69वां, चिनूक व फॉन क्रमशः रॉकी पर्वत के पूर्वी ढाल तथा फ्रांस की स्थानीय या लोकल विंड्स हैं। विश्व की अधिकांश वर्षा पर्वतीय वर्षा के रूप में होती है या ओरोग्राफिक रेनफॉल इसको इंग्लिश में बोला जाता है, ठीक है। 60 डिग्री दक्षिणी अक्षांश की तूफानी पछुआ पवन को चीखती साठा के नाम से या रोरिंग 60 के नाम से जाना जाता है। 30 से 35 डिग्री उत्तरी व दक्षिणी अक्षांश को अश्व अक्षांश या हॉर्स लैटिट्यूड कहते हैं। ये सभी ज्योग्राफी के प्रश्न है, जीसी लियोंग में आपको ये आराम से मिल जाएंगे। तो 69वें की अगर हम बात करें तो इसमें ए, बी और सी जो है वो आपके सही उत्तर है, यानी आपके जो ए, बी, सी, डी, तीसरा भी चौथा भी ठीक है, तो ऑप्शन सी इसमें आपका सही होगा, चारों स्टेटमेंट इसमें बिल्कुल ठीक है। 70वां देखते हैं, पीने के पानी या सुरक्षित पानी को क्या कहते हैं, आपका पोर्टेबल वाटर बोलते हैं इसको, ठीक है, पोर्टेबल वाटर या पीने योग्य पानी, ठीक है, पोर्टेबल वाटर। कहां गया आपका, एक तरह से ताजा जल, पीने योग्य पानी, आशुद्ध पानी या नल का पानी। तो पीने योग्य पानी को हम ताजा जल या फ्रेश वाटर के नाम से भी जानते हैं। वैसे इसका मुझे लगता है देखिए पोर्टेबल वाटर या पीने योग्य पानी इसको ज्यादा बोला जाता है, पीने के पानी को या सुरक्षित पानी को। तो मुझे लगता है इसका ऑप्शन बी ठीक होना चाहिए, इसमें ए दिया हुआ है, ठीक है, मैं इसको पूरा चेक करके आपको ठीक से बताऊंगा, मुझे लगता है इसका बी ऑप्शन सही है। 71वां देखते हैं, कोहरे तथा धुंध में पारगम्य दृष्टि को सुविधाजनक बनाता है, तो क्या इसमें सुविधाजनक बनाता है, तो इसमें ऑप्शन ए अवरक्त विकिरण इसको सुविधाजनक बनाता है। 72वां, भारत में प्रथम तेंदुआ गणना की अगुवाई किस वैज्ञानिक व पर्यावरणविद ने की, ये काफी अच्छा प्रश्न है। देखिए 72वां, इसकी अगुवाई यादवेंद्र की झाला वैज्ञानिक व पर्यावरणविद ने की थी, ठीक है, यादवेंद्र वी झाला। आगे देखते हैं, सामान्यतः सागरीय जल का औसत तापमान कितने डिग्री सेल्सियस होता है, तो जो सागरीय जल होता है इसका औसत तापमान आपका 26 डिग्री सेल्सियस होता है, ऑप्शन ए। राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्थान यानी नीरी कहां पर स्थित है, तो ये नीरी नागपुर में स्थित है, एक बार इसका सन पूछ लिया था, 1958 में इसकी स्थापना की गई है। विश्व संरक्षण मॉनिटरिंग केंद्र या WCMC के अनुसार
विश्व में कितनी पादप प्रजातियां 400 वर्षों में विलुप्त हो चुकी हैं? काफी अच्छा प्रश्न है। तो कितनी प्रजातियां पिछले 400 वर्षों में विलुप्त हो चुकी हैं? लगभग 436 प्रजातियां। ऑप्शन ए। उपभोक्ता के अंतर्गत नहीं आते हैं। इसमें क्या उपभोक्ता के अंतर्गत नहीं आते हैं? परजीवी, मृतोपजीवी, ए और बी दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो इसमें जो मृतोपजीवी होते हैं ये आपके उपभोक्ता के अंतर्गत नहीं आते। ऑप्शन बी। आगे देखते हैं 77वां, भारत में पर्यावरण विभाग का गठन कब हुआ है? ठीक है, तो पर्यावरण विभाग का गठन भारत में 1980 में किया गया था। ऑप्शन सी। इलेक्ट्रॉनिक नोज या ई नोज के संदर्भ में विचार करें। यह एक पोर्टेबल उपकरण है। यह दुर्गंध की सांद्रता व तीव्रता दोनों को नापता है। इसका विकास नीरी ने किया है। यह कोयला खदानों में कामगारों के स्वास्थ्य परीक्षण हेतु विकसित किया गया है। तो 78वें का जो आपका ऑप्शन है, ए और बी और सी, इसमें ये तीनों सही है, यानी ऑप्शन सी इसमें ठीक है। यह कोयला खदानों से संबंधित नहीं है। तो ए, बी और सी तीनों इसमें सही है। सी इसका उत्तर होगा 78वें का। 79 देखते हैं, भारत में सबसे अधिक उपजाऊ मृदा कौन सी है? सबसे फर्टाइल सॉइल कौन सी है? आपकी जलोढ़ मिट्टी या एल्यूवियल सॉइल। तिब्बत के पठार के ऊपर वर्ष 2005 में ओजोन हेलो का पता किसने लगाया था? तो या ओजोन आभा मंडल का पता किसने लगाया था? 80 का जो हमारा सही उत्तर होगा ये होगा 2005 में लगाया गया था डब्ल्यू कैट मूर के द्वारा। ऑप्शन सी, डब्ल्यू कैट मूर के द्वारा। पृथ्वी का रक्षा कवच है, ये हम बात कर चुके हैं। आपका जो ओजोन परत है इसको पृथ्वी का रक्षा कवच माना जाता है, क्योंकि ये जो अल्ट्रा वायलेट रेज है इसको हमारी पृथ्वी पर आने से रोकती है। तो 81वें का होगा ऑप्शन ए। अब देखते हैं 82वां, अंटार्कटिक क्षेत्र में ओजोन छिद्र का बनना चिंता का कारण है। इस छिद्र के बनने का संभावित कारण क्या है? विशिष्ट शोभमंडलीय विक्षोभ की उपस्थिति तथा क्लोरोफ्लोरोकार्बन का अंतर्वाह, विशिष्ट ध्रुवीय वाताग्र तथा समतापीय मंडल बादलों की उपस्थिति तथा क्लोरोफ्लोरोकार्बनों का अंतर्वाह। तो इसमें देखिए यही सही उत्तर है आपका ऑप्शन बी। क्योटो प्रोटोकॉल समझौता किससे संबंधित है? तो ये बेसिकली ग्रीन हाउस गैसेस के उत्सर्जन को कम करने से संबंधित है। तो ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन में कटौती हेतु। 84वां, भारत में हुए प्रथम तेंदुए गणना के अनुसार देश में कुल तेंदुओं की संख्या कितनी है? तो भारत में कुल तेंदुओं की संख्या 7910 यानी 7910 है। ऑप्शन ए। बाइनियल पुरस्कार किस हेतु प्रदान किया जाता है? तो बाइनियल जो पुरस्कार है बेसिकली टाइगर रिजर्व के मैनेजमेंट में जब आप लोकल लोगों की जो भागीदारी होती है उसको सुनिश्चित करते हैं, उसके क्षेत्र में दिया जाता है। ऑप्शन बी। 86वां देखते हैं, निम्न ईंधनों में से कौन सा न्यूनतम वायु प्रदूषण करता है? तो देखिए हाइड्रोजन जो है इसको ग्रीन फ्यूल माना जाता है, क्योंकि ये अभी जो हमारे करंट फॉसिल फ्यूल चल रहे हैं उसके कंपैरिजन में काफी कम प्रदूषण करता है। सरकार ने अभी राष्ट्रीय हाइड्रोजन मिशन या नेशनल हाइड्रोजन मिशन भी भारत सरकार ने लागू किया है, तो वो इसीलिए हाइड्रोजन के प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए लागू किया है। वायुमंडल में ऑक्सीजन की कितनी मात्रा पाई जाती है? तो लगभग 78% नाइट्रोजन है और 21% आपकी ऑक्सीजन मानी जाती है हमारे पर्यावरण में। ऑप्शन ए। पारिस्थितिकी एक मस्तिष्क मूलक अवस्थिति है। यह कथन किसके संदर्भ में उपयुक्त है? तो यह जो कथन है ये बेसिकली आपका मेडॉक्स के संदर्भ में उपयुक्त है। ऑप्शन ए। डॉल्फिन किस संघ का जीव है? अगर डॉल्फिन की बात करें, डॉल्फिन बेसिकली जो होती है ये आपके मैमल्स होती हैं। ठीक है, मैमल्स। ऑप्शन सी। 90, भूमि की उर्वरता 90 देखते हैं, भूमि की उर्वरता बढ़ाने के लिए निम्न में से कौन सी फसल उगाई जाती है? तो आपकी बेसिकली सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ाने के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट अगर हम यहाँ पर बात करें तो कौन सी फसल है? गेहूं, चावल, उड़द या गन्ना। तो यहाँ पर उड़द की फसल आपकी इसमें उगाई जाएगी, क्योंकि जो लेग्यूमिनस क्रॉप्स होती हैं या दलहनी फसलें होती हैं ये बेसिकली आपके सॉइल की फर्टिलिटी को बढ़ाती हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड का सर्वाधिक उत्पादन किससे होता है? तो बेसिकली अगर आपका अपूर्ण दहन इंजन में होता है या इनकम्प्लीट कंबशन होता है तो वहां पर आपकी कार्बन मोनोऑक्साइड बनती है। तो ये ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर या परिवहन से आपके उत्पन्न होती है। ऑप्शन सी। 91 का 92वां देखते हैं, स्मार्ट गंगा सिटी योजना के संदर्भ में विचार करें। यह कार्यक्रम नमामि गंगे प्रोग्राम के अंतर्गत गंगा व उसकी प्रमुख सहायक नदियों के किनारे बसे देश के 10 प्रमुख शहरों से शुरू की गई है 2016 में। इस योजना में शामिल मंत्रालय है जल संसाधन मंत्रालय, शहरी विकास मंत्रालय, पर्यटन मंत्रालय, पर्यावरण मंत्रालय, कौशल विकास मंत्रालय, कृषि मंत्रालय, मानव संसाधन मंत्रालय आदि। तो अगर 92 की बात करें तो ऑप्शन डी इसमें, यानी एक और दो दोनों सही है। निर्वनीकरण या डिफॉरेस्टेशन का प्रभाव होगा, तो इसका जो प्रभाव हमें देखने के लिए मिलेगा, सबसे पहले मृदाक्षरण, फिर अवनालिका अपर्दन, नदी अवसाद में वृद्धि, फिर नदी जल धारण क्षमता का ह्रास, यानी ऑप्शन बी। 94वां, नदी संरक्षण हेतु बायो मॉनिटरिंग टूल की संज्ञा किसे दी गई है? तो बायो मॉनिटरिंग टूल की संज्ञा स्पेशली नदी संरक्षण हेतु ये डॉल्फिन को दी गई है। ऑप्शन बी। 95वां,
सासाकावा पुरस्कार प्रदान किया जाता है, किसके द्वारा? यूएनईपी के द्वारा आपका सासाकावा पुरस्कार प्रदान किया जाता है। ठीक है, 96 देखते हैं, 96वां। नोकरेक आपका मेघालय में है, मानस असम में है, दिहांग दिवाई अरुणाचल प्रदेश में है और अगस्त्य मलाई आपका केरल में स्थित है। ठीक है, इसका ऑप्शन जो 96 का सही ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन आपका, मिला लीजिए, बी। ए का तीसरा ऑप्शन बी इसमें होगा। 97, जुगाली करने वाले जानवरों में किस गैस का निस्तारण होता है? इसको बेसिकली कड च्यूइंग बोलते हैं इंग्लिश में। ठीक है, इसके द्वारा मेथेन गैस आपकी निकलती है, ऑप्शन बी। 97 का क्या होगा? ऑप्शन बी। 98वां देखते हैं, भूमंडलीय ऊष्मन की आशंका वायुमंडल में बढ़ती हुई सांद्रता के कारण बढ़ रही है। तो वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड जो काफी इंपॉर्टेंट ग्रीन हाउस गैस मानी जाती है, इसके कारण बढ़ रही है। 98 का होगा ऑप्शन ए। निम्नलिखित में से कौन सी फसल मृदा को नाइट्रोजन से भरपूर कर देती है? क्योंकि इसमें नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया होते हैं बेसिकली। तो कौन सा इसका आंसर होगा? मटर, ऑप्शन डी। 100वां, भारतीय राज्य वन रिपोर्ट फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया जारी करता है। बिल्कुल ठीक है, हर 2 साल में जारी की जाती है। इंडियन फॉरेस्ट रिपोर्ट 2019 श्रृंखला की अपनी 16वीं द्विवार्षिक रिपोर्ट है। तो अब आपकी 17th रिपोर्ट 2021 में आ चुकी है। आईएसएफआर का मुख्य उद्देश्य पर्यावरणीय स्थिरता और पर्यावरण संतुलन के साथ पारिस्थितिकी संतुलन को बनाए रखना है। आईएसएफआर 2019 में मैंग्रोव कवर, वनीय क्षेत्रों, ट्री कवर, कार्बन स्टॉक, वनीय विविधता, जैव विविधता तथा वन फायर मॉनिटरिंग को स्थान दिया गया है। तो इसमें देखिए सारे स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है। तो 100वें का क्या होगा आपका? ऑप्शन डी। तो देखिए यही हमारा प्रैक्टिस सेट 5 था। इसमें भी काफी अच्छे प्रश्न थे। आई होप आपको ये सीरीज काफी पसंद आ रही होगी। तो अगर आपको ये सब पसंद आ रहा है तो प्लीज हमारा चैनल आप सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको रेगुलर इस तरीके के वीडियोस मिलते रहें। करंट अफेयर्स के क्विज, पर्यावरण से संबंधित अपने वन दरोगा की पूरी तैयारी करने के लिए आप प्लीज टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन करें। वहां पर आपकी जो क्विज है वो काफी अच्छी क्वालिटी के है, तो वो आपकी तैयारी को काफी अच्छा करेंगे। थैंक यू सो मच।